आप सभी का एग्जाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी प्लस यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, तमाम खबरें जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर विभिन्न सूचनाएं जो आपको आज की डेट 18 जून 2023, 18/6/2023 आप देख रहे हैं। इसी डेट की सभी सूचनाएं हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते हैं। और एग्ज़ाम नगरी का हमेशा उद्देश्य रहा कि अपने भाई बहनों के लिए जो भी सूचनाएं हों, जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित हों या शिक्षा से संबंधित हो या करंट अफेयर से संबंधित हों, वो आपको सूचनाएं हर एक डेट की आपको मिल सके, उसी क्रम पर ये सूचनाएं हैं। उससे पहले आप सभी भाई बहन जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो बगल में सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण सूचना हो, देखिए सूचना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, मैं हमेशा कहता हूँ अपने हर वीडियो में, अगर वो सही समय में मिल जाती है सूचना तो वो आपके लिए लाभदायक होती है, और बाद में मिलती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं आज की खबर स्टार्ट करते हैं। उससे जो भी भाई बहन अभी तक इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चलिए देखिए ये खबर है, गड़बड़ियों के कारण सीयूटी में शामिल होने से वंचित रह गए कई अभ्यर्थी। तो आप जानते हैं सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तमाम गड़बड़ियों के कारण कई विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए छूटे हुए विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा कराने की मांग की है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एबीवीपी के प्रांत मीडिया संयोजक अभिनव मिश्रा का कहना कि सीयूटी में सर्वर के ठप होने के कारण परीक्षा केंद्रों की जानकारी से परीक्षाएं कुछ घंटे पूर्व मिलने से परीक्षा केंद्रों को सुदूर निर्धारित करने, केंद्रों पर वेरिफिकेशन के लंबा इंतजार करने और परीक्षा छूट जाने जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो काफ़ी गंभीर है। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह का कहना है कि प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी काफ़ी निराशाजनक है। एनटीओ को इन परीक्षाओं को आयोजन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्रीकृत पटल के माध्यम से जहां एक और सहूलियत प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी इस प्रकार की समस्याओं से छात्रों का मनोबल में गिरावट होगी। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 288 पदों पर भर्ती के लिए मांगे गए हैं आवेदन। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी डेंटल हाइजीनिस्ट के 288 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए शनिवार को विज्ञापन जारी कर दिया। इसमें 264 पद पर सामान्य चयन और 24 पदों पर विशेष चयन भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तक की गई। आवेदन के लिए शुल्क समायोजन तथा आवेदन संशोधित की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग और उनकी प्रारंभिक अर्हता पीटी 2022 स्कोर पर आधार की जाएगी। आयोग के सचिव अनीस सक्सेना के अनुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा 2020 में शामिल हुए हैं और उन्हें आयोग की ओर से स्कोर कार्ड जारी किया गया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले वह विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। नीट में समान अंक आने पर भौतिक विज्ञान को तरजीह। अब जीव विज्ञान को प्राथमिकता अब तक जीव विज्ञान को प्राथमिकता दी जाती थी। सभी विषयों के अंक समान तो कंप्यूटर से ड्रा निकलेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने नीट यूजी में समान अंक आने पर जीव विज्ञान की बजाय भौतिकी विज्ञान के अंकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। अब ऐसे मामले जीव विज्ञान के अंकों की प्राथमिकता दी जाती थी, उसके बाद रसायन विज्ञान और भौतिकी के अंकों को तरजीह मिलती थी। अब स्नातक चिकित्सा शिक्षा अधिनियम 2023 के अनुसार अगर सभी विषय में समान अंक हुए तो कंप्यूटर से डाल निकालकर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लॉटरी निकलने में कोई
मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। नए नियम 2 जून से अधिसूचित किए गए हैं और इनके लिए अगले साल से लागू किए जाने की उम्मीद है। इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एनएमसी विमर्श करेंगे। नीट में कई छात्रों के समान अंक हुए तो भौतिकी विज्ञान के अंकों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद रसायन विज्ञान के अंकों और फिर जीव विज्ञान के अंकों को। वर्तमान में 2 या 2 से अधिक अंक समान होने पर जीव विज्ञान के अंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की तबादला नीति को वैध करार दिया है। 2 जून को जारी शासनादेश को दी गई थी चुनौती। अधिकार स्वरूप नहीं मांग सकते हैं ट्रांसफ़र। निलंबित शिक्षकों का भी होगा तबादला। अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद भी कार्यमुक्त। बेसिक शिक्षा सचिव ने सभी विषयों को दिए निर्देश। अगर आपकी पति पत्नी एक जिले में सरकारी सेवा पे हैं तो भारांक नहीं है। सचिव ने यह भी साफ किया कि पति पत्नी एक जिले में सरकारी सेवक होने पर अंतर जनपदीय तबादले पर 10 अंक भारांक नहीं मिलेगा। पिछली तबादले में पति पत्नी एक ही जिले में सरकारी सेवक होने का लाभ मिलता था, लेकिन इस साल शर्त बदल गई है। खास यह है कि शिक्षकों को 9 प्रकार असाध्य रोग पर 20 अंक भारांक मिलेगा। असाध्य रोगी शादी के पूर्व अंतर जनपदीय तबादले का लाभ ले चुके शिक्षक दोबारा अर्ह होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के 2 जून 2023 को जारी राज्य सरकार तबादला नीति को वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अध्यापक अधिकार स्वरूप स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकते। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव खंडपीठ कुलभूषण मिश्र व अन्य याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में 2 जून 2023 को जारी शासनादेश के क्लाज एवं 15 के अतिरिक्त 6 जून 2023 को जारी सर्कुलर को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका के एक नियुक्ति 10 मार्च 2019 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी द्वारा दी गई थी और उसकी तैनाती नेवदा विकास खंड में याची संख्या 2 में नियुक्त ब्लॉक धनुपुर प्रयागराज में है। अध्यापक ने शासनादेश के उस प्रावधान को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की थी जिसमें यह शर्त है कि समान स्थिति में पुरुष के लिए 5 वर्ष एवं महिला के लिए 2 वर्ष के बाद स्थानांतरण पर विचार होगा। कहा गया ट्रांसफ़र पॉलिसी के 5 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता रद्द की जाए। साथ ही याचियों का स्थानांतरण यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 21 के अनुरूप बनाए गए प्रावधानों के तहत किया जाए। अगली खबर है 34 साल से नाम संशोधन का इंतज़ार। तो आप देख सकते हैं केस नंबर 1 पब्लिक इंटर कॉलेज मोतिया जगतपुर छात्र राजेश कुमार सिंह ने 1989 में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा पास की थी। अपने नाम में गड़बड़ी को संशोधित कराने के लिए वो 34 साल से परेशान है। बोर्ड ने उनसे कक्षा 9 से 12 तक की काउंटर साइन टीसी देने को कहा, लेकिन वह जमा नहीं कर सके और आज तक संशोधन नहीं हो सका। केस नंबर 2 लाल अग्रवाल इंटर कॉलेज सिरसा से 1996 12वीं करने वाले त्रिभुजी नाथ यादव के नाम में भी गड़बड़ी है। बोर्ड ने उनसे काउंटर साइन टीसी देने को कहा जो नहीं दे सके। आज तक उन्हें संशोधित अंकपत्र नहीं मिल सका। 10वीं 12वीं के छात्रों के अंकपत्र में संशोधन का मामला 22 जून से फिर से जीआईसी में लगाया जाएगा शिविर। जिले के 10वीं के 1067, 12वीं के 568 प्रकरण लंबित हैं। त्रुटि संशोधन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज में लगेगा कैंप। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा विद्यार्थी अंकपत्र, उनके नाम, पता, माता पिता का नाम, जन्म आज संशोधन के लिए शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज समाधान शिविर लगाया जाएगा। प्रयागराज में 1889 से अब तक लंबित हाई स्कूल के 1067 और इंटरमीडिएट के 567 विद्यार्थी बुलाया गया। हालांकि इनमें से 10वीं के मात्र 3 और 12वीं के 4 आवेदक आवश्यक दस्तावेज के साथ पहुंचे हैं। इसी हफ्ते खुल जाएगा कृषि प्रावधानिक सहायक भर्ती का रास्ता। यूपी SSSC को भेजने के लिए यूपी
एससी ने तैयार किया अभ्यर्थियों का डाटा। कृषि प्रावधानिक सहायक के 3,466 पदों पर प्रस्तावित भर्ती का रास्ता इसी हफ्ते खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से कृषि प्रावधानिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल होने के बाद ओवर हो चुके 906 अभ्यर्थियों का डाटा तैयार किया जा चुका है और इस हफ्ते डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भेज दिया जाएगा। कृषि प्रावधानिक सहायक के 3,466 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन तैयार हो चुका है, लेकिन 906 अभ्यर्थियों को डाटा प्राप्त न होने का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। दरअसल कृषि प्रावधानिक सहायक भर्ती 2013 में त्रिस्तरीय आरक्षण का विवाद कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने भर्ती निरस्त कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी थी। साथ ही भर्ती में शामिल 906 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। ये अभ्यर्थी 2013 की भर्ती के बाद ओवरएज हो गए थे, सो उन्हें आयु सीमा में छूट देने की अगली भर्ती शामिल किए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 आदेश दिया कि 906 अभ्यर्थियों को प्रावधानिक सहायक की अगली भर्ती में शामिल किया जाए। इस बार एनआईसी के माध्यम से ओवर हो चुके 906 अभ्यर्थियों के आवेदन अलग से लिए जाएंगे। डाटा शीघ्र भेजने की मांग को लेकर 8 जून को अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में धरना प्रदर्शन किया तो उन्हें आश्वस्त किया गया कि 10 दिनों में डाटा आयोग भेज दिया जाएगा। आयोग की मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ ने बताया कि अभ्यर्थियों को डाटा तैयार कर लिया गया, इनका अंतिम परीक्षण हो रहा है। पीएचडी गाइड होना, शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य नहीं होगा। एआईसीटी से संबद्ध संस्थानों के निदेशक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले संभवतः पीएचडी शोधार्थियों को गाइड करना और अपना शोध कार्य किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित कराना अनिवार्य योग्यता की सूची में नहीं होगा। एक विशेषज्ञ की समिति की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में इस आशय सिफारिश की गई है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी ने पदों के लिए मौजूदा योग्यताओं में संशोधन करने की विभिन्न संख्याओं सदस्यों के अनुरोध पर समिति गठित की थी। मौजूदा नियम 2019 से प्रभावी है और उनके अनुसार निदेशक या प्रचार पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षिक पत्रिकाओं में कम से कम 8 शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य है। अमेठी में बनी AK-203 दुनिया के सबसे प्रख्यात प्राप्त राइफल बन गई है। रूस की तकनीकी से अमेठी में कोरवा में बनी देसी राइफल AK-203 दुनिया की सबसे प्रख्यात राइफल बन चुकी है। अब तक करीब 30 लाख राइफल की खरीद की मांग भारतीय अर्धसैनिक बलों व दक्षिण पूर्व और अफ्रीकी देशों से हुई है। सिर्फ 4 साल में राइफल को यह मुकाम मिला है। यह कहना है कि परियोजना निदेशक मेजर जनरल AK सेंगर ने बताया कि 1991 में बनी AK-103 राइफल से यह सटीक और अधिक मारक क्षमता वाली राइफल है। 2018 में विकसित हुई AK-203 जहां से 300 मीटर प्रभावी थी, अब यह मारक क्षमता 800 मीटर है। पिस्टल ग्रिप और जरूरी एक्सेसरीज के लिए डिज़ाइन इसे और बेहतर बनाते हैं। सिर्फ 32 महीने में हमने इसकी पूरी तरह से भारतीय बनाने सफलता पाई। उन्होंने बताया कि अब तक 5 लाख से अधिक राइफल बनाई जा चुकी हैं। सेंगर ने इस परियोजना से जुड़ी कहानी भी साझा की है। एक बड़े अधिकारी का फ़ोन सीतापुर जाते समय मेरे पास आया और पूछा कि क्या राइफल के विकास के काम में जुड़ेंगे। मैंने कहा कि मुझे समय दीजिए। खराब हवा में सांस ले रही भारत की 99% आबादी। विश्व बैंक ने बताया दुनिया की 94% आबादी असुरक्षित जो PM 2.5 कंसंट्रेशन के संपर्क में है। 7.3 अरब लोग दुनिया में वायु प्रदूषण की चपेट में, 2.8 अरब खतरनाक स्थिति में। तो 94% आबादी असुरक्षित PM 2.5 कंसंट्रेशन के संपर्क में है। हर साल 70 लोग अकाल मौत मर रहे हैं। प्रदूषित हवा में रहने वाले 36% लोग भारत और चीन के हैं। साफ हवा, भूमि, महासागर मानव स्वास्थ्य पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया भर की 94% आबादी साफ हवा में सांस नहीं ले पा रही क्योंकि हवा में PM 2.5 का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। भारत की बात करें तो 99% आबादी खराब हवा में सांस ले रही है। चलिए, ये आज की प्रमुख समाचार थी। एक और है, युगांडा के स्कूल में आतंकी हमला, 38 छात्रों समेत 41 को मार डाला। बड़ी दुखद घटना है। छात्रावास जलाया गया, छात्रों को फूंका और भागने पर गोली मारी, काटा।
डिजिटल इनोवेशन एलायंस को बढ़ावा देने के लिए रोड शो। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप हब ने फिक्की के साथ मिलकर G20 के तहत डिजिटल इनोवेशन एलायंस को बढ़ावा देने के लिए स्टारडम में एक रोड शो का आयोजन किया है। 17 से 19 अगस्त तक बेंगलुरु के DIA शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्टार्टअप के CEO अगर देखें तो जितेंद्र विजय ने कहा कि G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस असल में 9 आमंत्रित अतिथि देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ एक साथ लाने के लिए पहल की गई है। इसके तहत एग्रीटेक, हेल्थटेक, ड्यूबटेक, फिटनेस, साइबर सुरक्षा, सर्कुलर इकोनॉमी जैसे 6 क्षेत्रों में मानवता विकास के लिए चुना गया। बेंगलुरु में होने वाले शिखर संबंधी क्षेत्रों में काम करने के लिए 174 स्टार्टअप शामिल होंगे। तो G20 अगस्त में अगर देखें तो करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 अगस्त में बेंगलुरु में आयोजित होगा शिखर सम्मेलन G20 का। भारत ब्रिटेन FTA दोनों देशों के लाभदायक है। फिक्की का अगर फुल फॉर्म देखें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर इसके अध्यक्ष देखें तो शुभ्रकांत पांडा हैं फिक्की के अध्यक्ष। FTA दोनों देशों के लिए ब्रिटिश मुफ्त व्यापार समझौता जिसको हम कहते हैं FTA के लिए दोनों देशों के लिए फ़ायदे का सौदा बताया है। चलिए, जूनागढ़ में धार्मिक स्थल हटाने को नोटिस, उपद्रव में 1 की मौत। चलिए, संस्कृत विलुप्त होने की कगार पर, उर्दू और संस्कृत बोलने वालों की संख्या पूछी थी। कालीबाड़ी निवासी डॉक्टर देवासी भट्टाचार्य ने गृह मंत्रालय जनगणना आयुक्त कार्यालय में 7 जून को RTI के माध्यम से देश में उर्दू संस्कृत बोलने वाले की संख्या पूछी गई। सवालों में गुरुकुल और मदरसों की संख्या पूछी गई। इस कार्यालय में भाषा और वरिष्ठ शोध अधिकारी की यदि सूचना अधिकारी ने बताया कि जवाब में देश में 5,77,263 लोग उर्दू बोलते हैं। अन्य सवालों के भी जवाब दिए। स्वतंत्र राष्ट्र अपना देश भारतीय संस्कृति, उसके बाद अपने ही देश में संस्कृत बेगानी है। 141 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र 24,821 लोग ही संस्कृत बोलते हैं, जबकि 5,77,00,000 लोग उर्दू बोलते हैं। यहाँ संस्कृत बोलने वालों की संख्या उर्दू की अपेक्षा 0.4% है। ये खुलासा RTI में पूछे गए गृह मंत्रालय जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जवाब दिए हुआ है। पूरे देश में 24,821 लोग ही संस्कृत बोलते। जाहिर है संस्कृत बोलने वाले प्रकांड विद्वान ही होंगे। इसके अलावा आम लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते। वहीं उर्दू बोलने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उर्दू बोलने वाले की संख्या इतनी ज़्यादा, संस्कृत बोलने वाले 0% है। ये आंकड़ा 2001 की जनगणना में दर्ज है। संस्कृत और उर्दू भाषा सीखने के लिए शिक्षण संस्थाएं चलित है। भारत में 4,000 गुरुकुल हैं। ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो करंट से रिलेटेड हैं और शिक्षा जगत से रिलेटेड खबरें थे, जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एग्जाम नगरी प्रोवाइड कराता है। आशा आप सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे आपको कल डेट की भी सूचनाएं डेली मिलती रहें। डे बाय डे आपको एग्जाम नगरी प्रोवाइड कराता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।